हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये हमारा 8 लेक्चर है। आज की वीडियो का टॉपिक आप सबके सामने लिखा ही हुआ है हमेशा की तरह। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन द लास्ट 30 डेज। बेसिकली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर कोविड ओमिक्रॉन के चक्कर में, कोविड के चक्कर में अगर गेट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 डेज अप्रोक्सीमेटली बच जाएंगे जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर आप देखिए 30 डेज पहले रहे हो तो बहुत बढ़िया, तो आपके पास अभी 30 डेज लेफ्ट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इन 30 दिन में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या क्या वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इन 30 दिनों में करनी है। ठीक है, और क्या चीज करनी है, बेसिकली क्या चीज नहीं करनी, वो उस इन सब के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। बाकी एक जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि क्योंकि गेट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो गेट की जो भी डेट्स हैं वो पोस्टपोन हो सकती है या फिर गेट का एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। आई डोंट नो उन्होंने कैंसिल क्यों लिखा है, वैसे कैंसिल होने के चांसेस नहीं रहते हैं। जनरली एग्जाम पोस्टपोन ही होने के चांसेस है। तो अगर गेट का एग्जाम पोस्टपोन होता है तो फिर हम उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब देखते कैसे होता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं है बेसिकली ओमिक्रॉन को लेके। तो इसलिए हम कुछ भी कह नहीं सकते कि एग्जाम की मतलब पोस्टपोन होगा या क्या रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एग्जाम नहीं पोस्टपोन हो रहा है, हमारा एग्जाम 13 Feb को ही है मैकेनिकल का। ठीक है, तो 30 दिन की बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या ऐसी 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें इन लास्ट के दिनों में करनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये हमारा 8th लेक्चर है। अब तक हमारे 7 यूट्यूब पे लेक्चर डल चुके हैं, ये 8th लेक्चर आज का हमारा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभम बंसल है और मैंने गेट 2021 के अंदर मेरी जो ए आई आर 79 मेरी आई थी। ठीक है, इससे पहले मैंने गेट के 3 अटेम्प्ट दिए हैं, एक 19 में, एक 20 में और एक 21 में। ठीक, और 21 वाले अटेम्प्ट में मेरी 79 रैंक है। 19 वाले अटेम्प्ट में मेरे 51 मार्क्स थे। 20 वाले 20 वाले अटेम्प्ट में मेरे 53 मार्क्स थे। ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे 84.1 मार्क्स थे, जिस पे मेरी रैंक आई है 79। तो ये एक गेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और मैंने BARC का रिटर्न क्लियर किया हुआ है, ये 2020 की बात है। अब ये खाली रिटर्न क्यों है ये मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ जिसको नहीं पता है ब्रीफ में। तो बेसिकली जो BARC है उसके अंदर जो मेरे पास डिग्री है, मेरे पास जो डिग्री है वो MEE की है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की है। अब ये डिग्री जो है काफ़ी सारी PSU में एलिजिबल नहीं होती, क्योंकि ये एक मतलब ऑक्सिलरी ब्रांच कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो काफ़ी सारे PSU जो है वो कोर मैकेनिकल डिग्री मांगते हैं। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, तो जैसे ही बार का रिटर्न क्लियर करने के बाद जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर मना कर दिया कि आपकी ये डिग्री एलिजिबल नहीं है, तो आप मतलब इंटरव्यू नहीं दे सकते। खैर मैंने आगे भी बात की थी, आप काफ़ी अथॉरिटी से जाके, तो उन्होंने सबने मना ही कर दिया। उन्होंने कहा कि आप कहीं और ट्राई करो, मतलब यहाँ इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। खैर, तो अभी गेट 21 से मेरा NTPC में सिलेक्शन हो चुका है और मेरा राइट्स के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, ये गेट 2021 के थ्रू हुआ है। अब क्योंकि मैं सिर्फ अब उन्हीं PSU में अप्लाई कर सकता हूँ जिन PSU के अंदर मेरी डिग्री एलिजिबल है, और NTPC राइट्स ये उन कुछ PSU के अंडर आती है। ठीक है, तो अब की बार मैंने EAC का भी एग्ज़ाम दिया था। जस्ट अ सेकेंड, मैं बस 1 मिनट। तो ठीक है, तो अब जैसे मैंने EAC का भी एग्ज़ाम दिया था अब की बार। EAC 2021 वाला जो मेरा एग्ज़ाम था, इसका मेरा प्री क्लियर हो चुका है और मेरा मेंस भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बेसिकली ये कुछ मेरी अचीवमेंट्स है, ये कुछ मैंने अपने बारे में बताया। मैंने 3 अटेम्प्ट गेट के दिए, तो मैंने हर तरह का फेलियर देखा है। मैं आपको होप्स मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से गाइड कर पाऊंगा गेट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है गेट 2022 के लिए अकेडमी पे। तो इस टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज जो है वो 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक रहेगी। हर संडे को आपका एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा जिसका बिल्कुल गेट की तरह इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी, और ये टेस्ट सीरीज जो है ये बिल्कुल फ्री है। तो आप फटाफट जाके इसको एनरोल करो। अगर इसके कुछ फीचर्स की बात कर ले तो मतलब इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं अकेडमी पे, उन्होंने इसके क्वेश्चन डिजाइन किए हैं।
और ये टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट होगा वो इस तरह से होगा जैसे कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, और बिल्कुल आपको एग्जाम की तरह फील आने वाला है इस टेस्ट सीरीज के अंदर। बिल्कुल गेट जैसा एनवायरनमेंट आपको बना के दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिल जाएगी। अब जैसे कि ये टेस्ट सीरीज फ्री है, तो काफ़ी सारे लोग इसमें एनरोल करेंगे, तो इसकी वजह से क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बेसिकली जिस टेस्ट सीरीज में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे हम ये चेक कर पाते हैं कि हम बेसिकली रियल क्राउड में हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। और वो कोई फ्री चीज़ हमें इस तरह के मौके दे सकती है, और ऊपर से अनअकैडमी पे इस तरह की टेस्ट सीरीज हो रही है, तो आप जरूर जाके इसमें एनरोल करना, ठीक है। साथ ही में आपको अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह सारी, क्योंकि डिटेल एनालिसिस में इसमें आपको मिलेगी, जहाँ पे आपके जो भी आपके वीक पॉइंट्स है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ताकि उन पे आप वर्क कर सको, ठीक। तो फटाफट जाके इस टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर लो। 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी। हर संडे को एक टेस्ट होगा, ठीक है, गेट 2022 के लिए। तो जाके इसको एनरोल करो। तो ये भी उसी के बारे में ही है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज आपकी होने वाली है, रिवीजन टेस्ट फॉर गेट एक्सपीरियंस, हर संडे को 2 जनवरी से 30 जनवरी तक। सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप जरूर जाके इसमें एनरोल करना। आप आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी की वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके अगर आप मेरा नाम सर्च करते हो शुभम बंसल, तो वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। ये वहाँ पे मेरी प्रोफाइल फोटो लगी हुई है। टोटल मैंने अनअकैडमी पे 7 स्पेशल क्लासेस मेरी टोटल आ चुकी है, ठीक है। ये सातों की सातों स्पेशल क्लासेस जो है, ये मैंने स्ट्रेटेजी बेसिस पे ली है। मतलब यहाँ पे मैंने हर क्लास में आपको स्ट्रेटेजी ही बताई है। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे भी, मेरा आज ये 8th लेक्चर है, तो यूट्यूब पे भी मैंने अब तक 7 जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है उनके बारे में मैंने डिस्कस किए हुए हैं। सारी मेरी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो भी जाके ढूंढ सकते हो। मतलब अगर किसी को नहीं मिल रहा है वैसे, तो अगर कोई चैनल पे वीडियो देख रहा है तो ऑब्वियसली आपको इस चैनल पे ही मिल जाएगी, ठीक है। पर अगर किसी को वैसे ही देखना हो तो आप शुभम बंसल अनअकैडमी लिख देना, तो आपको मेरी वीडियोस वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और टोटल जैसे मैं बता रहा था 7 स्पेशल क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे है, तो जिसमें से 3 स्पेशल क्लासेस के लिंक यहाँ पे जैसे गिवन है, और इन सारी स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके भी मेरी क्लासेस देख सकते हो। और मैं बाकी क्लासेस के बारे में भी बता देता हूँ। एक क्लास मेरी थी शॉर्ट नोट्स के बारे में, जहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया था किस तरह से प्रिपेयर करने चाहिए। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी वहाँ पे दिखाए हुए हैं, अगर किसी को रेफरेंस लेना है तो, ठीक है। फिर एक मेरी क्लास ली मैंने टाइम टेबल के ऊपर, कि टाइम टेबल किस तरह से बनाना चाहिए, शेड्यूल किस तरह से बनाना चाहिए। एक मैंने ली थी टेस्ट सीरीज के ऊपर, ठीक है। 3 यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है, 3 ये रही आपके सामने 6। और एक में मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन था एक हमारा, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मतलब काफ़ी सारे लोगों की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो डाउट्स थे वो सब मैंने क्लियर किए थे। तो ये टोटल 7 स्पेशल क्लासेस है मेरी अनअकैडमी पे, तो जो मैंने ली हुई है। तो आप जरूर जाके ये क्लासेस भी देखना, आपके लिए जरूर बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम पे तो हमें वैसे ही मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। कोशिश मैंने यही की है, मैंने हर हर अपनी क्लास में कोई ना कोई कुछ ना कुछ मोटिवेशन देने का ट्राई किया है, ताकि आप सबका एक मोराल बूस्टअप रहे और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन के पूरे जर्नी के दौरान ना, अगर हमारा मोटिवेशन अप है तो हमारा मन लगा रहता है पढ़ाई में, तो हमारा मन करता है कि हम आगे भी पढ़ें। और जैसे ही मोटिवेशन अप रहेगा तो मतलब चीज़ें समझ में भी आने लगेगी, और मन भी करेगा आगे पढ़ने के लिए। वरना क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ना हम फेड अप हो जाते हैं चीज़ों से। अब अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो उसके लिए तो खैर इतना फेड अप होने वाली चीज़ नहीं है। बट अगर कोई सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहा है तो बार बार पढ़ते हुए वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि वही सेम चीज़ उसको पिछले साल भी उसने पढ़ी, अब भी उसको पढ़नी है। तो इस टाइम पे जो है ना, मोटिवेशन काफ़ी हेल्प करता है। मतलब जो से एक मेजर तो क्या चीज़ है, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी इंसान के अंदर। यही सब के बारे में भी बताया हुआ है। अब एक बार आगे सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, वही फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप जॉइन कर सकते हो, अनअकैडमी पे, अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे लिंक अवेलेबल है अनअकैडमी एमई गेट करके। अनअकैडमी पे चैनल है, आप इसको जाके ज्वाइन करो। इसमें भी आपको जितनी भी क्लासेस की अपडेट है सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी टेस्ट सीरीज की अपडेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनअकैडमी में 2 तरह का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलता है। बेसिकली कुछ कुछ टीचर्स ने 2-3 टीचर्स मिलकर एक अपना बैच लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर 4-5 सब्जेक्ट्स कवर करवाते हैं। तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे से, ऑर्गेनाइज्ड वे से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। आपको क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आपको अवेलेबल रहेंगे प्लस के अंदर ही। रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस के अंदर बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ पे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन सब का आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। अगर मैं बात करूँ आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, जो कि आपको 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। डेडिकेटली डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर कर देंगे। प्रिपरेटली आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनलाइज टेस्ट की एनालिसिस करवाई जाएगी, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे,
और एक स्टडी प्लानर आपको बना के दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपके स्पीड के अकॉर्डिंग, कि अब आपको कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए। ये सब कुछ आपको आइकॉनिक पे अवेलेबल रहेंगे। आइकॉनिक का मेन फीचर की बात करें तो आपको एक पर्सनल कोच और एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी आपको वहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस आपको 12 मंथ का पड़ेगा 2704 रुपीज़ पर मंथ। या अगर मैं ईयर की बात करूँ तो 32,450 रुपीज़ का पड़ेगा। आइकॉनिक की अगर मैं बात करता हूँ तो आइकॉनिक 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा 56,450 रुपीज़ का। या फिर अगर मंथली बेसिस पे ईएमआई देखें तो 4,704 रुपीज़ पर मंथ का आपको पड़ जाता है। अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो S1SEL10, ये कूपन कोड दोनों में एप्लीकेबल है, प्लस में भी और आइकॉनिक में भी, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों के दोनों सब्सक्रिप्शन में, जो भी आप लेना चाहोगे। हर जगह आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जाके फटाफट, अगर जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मेरा कूपन कोड अप्लाई करना, S1SEL10 मेरा कूपन कोड है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो टॉपिक आप सबके सामने लिखा ही हुआ है कि 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन द लास्ट 30 डेज। बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या डूज रहने चाहिए इस टाइम पे, क्या डोंट्स रहने चाहिए, ताकि आप अपना बेस्ट दे सको गेट 2022 के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें गेट 2022 के लिए ही है। गेट 2022 क्योंकि यही हमारा टारगेट ईयर है। ठीक है, अगर कोई इस टाइम पे ये सोच रहा है कि मैं ये गेट्स का एग्जाम स्किप कर दूं और नेक्स्ट ईयर दूं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि ये जो ख्याल आपके मन में आ रहा है ये हर साल आएगा, अगले साल भी यही सेम ख्याल आने वाला है। क्योंकि ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, ये काफ़ी कॉमन है कि हर किसी को क्या लगता है कि मतलब घबराहट जब फाइनल टाइम आता है ना, तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और वो बैकअप मार लेते हैं और वो भूल जाते हैं कि मतलब होना कुछ नहीं है इनसे। अगर हम आज डर जाएँगे तो अगले साल भी हम डरने ही वाले हैं, अगले साल कुछ अलग से नहीं होने वाला है। अगले साल भी हमारी सेम ही प्रिपरेशन रहने वाली है। तो बेटर यही रहेगा कि हम उस चीज़ को फेस करें। उससे डर अगर हम डरेंगे तो हम कब तक डर लेंगे? बट अगर हम उसको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके, अगर हम अपने उसमें पूरा 100% बेस्ट एफर्ट डाल देंगे, तो एटलीस्ट हमें रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ, मैंने इसमें मेहनत नहीं की, अगर मैं थोड़ी-सी और मेहनत कर लेता तो क्या पता अच्छा हो जाता। हमें इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी और ये सब इस तरह की फीलिंग आनी भी नहीं चाहिए। तो वो सब कैसे ही होगा कि मतलब हम ये वाला अटेम्प्ट ज़रूर दें। मतलब अगर किसी ने भर रखा है और कोई अगर सोच रहा है आप में से कोई भी कि मैं स्किप कर देता हूँ, तो मैं मतलब आपसे बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस अटेम्प्ट को स्किप मत करना। ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग ऑलरेडी स्किप करने का सोच चुके हैं, तो कॉम्पिटिशन ऑलरेडी कम हो चुका है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको इसका एडवांटेज उठाना है, आपको इसका फ़ायदा उठाना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है? मतलब ताकि आप ये सोच के चलो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन कम हो चुका है। काफ़ी लोग स्किप मार जाते हैं। आपको नहीं मारना है, आपको देना है, चाहे आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, चाहे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है, चाहे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेकार है। आपको एटलीस्ट ये अटेम्प्ट दे के आना है। ठीक है? अगर अभी भी 30 दिन बचे हुए हैं और 30 दिन मैं मानता हूँ बहुत दिन होते हैं। 30 दिन में अगर कोई भी रिवीजन करना चाहे तो बड़े आसानी से पूरी रिवीजन कंप्लीट कर सकता है। ठीक है? और जितने भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह है सब बड़े आराम से ना बहुत बहुत चीज़ें कवर की जा सकती है इन 30 डेज़ के अंदर। तो क्योंकि मैं अगर अपना ही बताऊँ, जैसे मैं अपनी काफ़ी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मतलब मैंने जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मैंने कोचिंग ली थी 19 वाले में, तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो कोचिंग के अंदर तो मैं मतलब क्योंकि कॉलेज के साथ-साथ क्लासेस होती थी, तो कोचिंग क्लासेस जैसे ही खत्म होती थी, तो उसके बाद तो टाइम नहीं मिलता था मुझे खुद से पढ़ने के लिए। रात को साढ़े 10-11 बजे घर आता था मैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ, तो मैंने मतलब बेसिकली मैं वही जो जैसा कहते हैं कि क्लास के जस्ट बाद वो नोट्स पढ़ने चाहिए, मैं हमेशा उनको अवॉइड करता चला गया और मैंने नहीं पढ़ा। तो जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मतलब जैसे ही अब गेट हमारा उस टाइम पे 19 में 2 ऑफ फेब को गेट था। तो मैंने लाइब्रेरी जॉइन की मतलब पढ़ना ही शुरू किया, एक तरह से आप ये लगा लो डेडिकेटेडली जिसके लिए पढ़ना शुरू किया। तो मैंने 31 दिसंबर को मैं लाइब्रेरी जॉइन कर ली और 2 ऑफ फेब को एग्जाम था। मतलब ये मान के चलो आप एक एक महीना पूरा मेरे पास एक महीना था, जिस एक महीने में मैंने जितना भी पढ़ा है कोचिंग में, मुझे वो सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है? तो मैंने उस एक महीने में ना जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, एक दो छोटे मोटे सब्जेक्ट थे जो मैंने छोड़ दिए थे, जैसे पावर प्लांट छोड़ दिया था मैंने और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैंने ये दो छोड़ दिए थे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स ना मैंने 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिए थे, जितना कोचिंग में पढ़ाया गया था। कंप्लीट इन द सेंस कि मैंने रिवीजन कर ली थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ पढ़ी हुई थी। बस अब उनको ढंग से रिवाइज़ करना था और क्वेश्चन करने थे जो, और ख़ैर 30 दिन के अंदर इतना नहीं हो पाता है, मैं मानता हूँ। बट अगर आप में से कोई कंटिन्यू प्रिपेयर करता आ रहा है, जैसे जैसे प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, मतलब हम बाकी चीज़ों में ना लग के अगर हम ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, रेगुलरली नोट्स को रिवाइज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ 30 दिन के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 30 दिन आपके लिए सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं। और 30 दिन तो नहीं, हमारे पास 30 से ज़्यादा ही दिन है। 30 दिन और प्लस जो 12-13 दिन और, तो आप 42 डेज़ के आसपास मान के चलो। ठीक है? तो हमारे पास काफ़ी दिन है अगर हम चाहें तो, और इस टाइम में हम अपना बेस्ट एफर्ट देके हम बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं।
और ये काफ़ी मतलब बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। और उल्टा मैंने जब ट्राई किया, जब मैंने उन नोट्स को दोबारा कभी रिवाइज़ ही नहीं किया था। मैंने बिल्कुल फ्रेश से उनको रिवाइज़ किया है, वो 30 डेज़ के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया था। और अगर आप तो कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहे हो, तो आपको तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, आपका तो ये काम बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो अब मैं सबसे पहले तो एक बार छोटे में बता देता हूँ कि आपको क्या वो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो इन लास्ट 30 डेज़ के अंदर करनी चाहिए। ठीक है? तो एक बार मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। सबसे पहली जो चीज़ है, वो क्या है कि टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आपको मॉक टेस्ट, ये आपको बिल्कुल भी अब तो मतलब टाइम ही नहीं है कि अब आप इसको स्किप करो या कुछ स्किप करने की सोचो भी। ठीक है? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोच के बैठे होंगे, क्या पता कि मैं 15 जनवरी के आस-पास से दूँगा या कभी दूँगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपका टेस्ट सीरीज़, जो आपका मॉक है, वो आपको मतलब असल में तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताता आया था कि आपको 15th ऑफ दिसंबर से शुरू कर देना था वो। ठीक है? बट अगर फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है, तो मतलब मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी भी लेट मत करो, आज ही से शुरू कर दो अपना जो भी आपके फुल लेंथ मॉक है। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, आपको आज ही से शुरू कर देना है। बाकी मैं इसको डीप में कवर करूँगा टेस्ट सीरीज़ को भी, के बारे में भी, किस तरह से टेस्ट देना है, क्या एनालिसिस का पैटर्न रहना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले मैं वो 5 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला टेस्ट सीरीज़, दूसरा क्या है कि कोई भी जो न्यू टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपको नहीं करने हैं। इस टाइम पे न्यू टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। जितना आपने पढ़ लिया है उतना सफिशिएंट है, वो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है? जो भी आपके ओल्ड सब्जेक्ट्स हैं, ओल्ड सब्जेक्ट्स मतलब जो कंप्लीटेड है, ठीक है, उनकी आपको रिवीजन करनी है। सिर्फ अब आपको उनकी रिवीजन करनी है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है बेसिकली आपको। ठीक है? फोर्थ पे क्या रहेंगे आपके, जो आपके शॉर्ट नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स को ढंग से रिवाइज कर लो। क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने एग्जाम वाले दिन भी लेके जा सकते हो, अगर किसी को पढ़ने का मन है। तो अगर आप अभी से हैबिट नहीं डालोगे उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ने का, उन शॉर्ट नोट्स को समझने का, तो एक दिन में मतलब शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं ना, हम शॉर्ट नोट्स जिस तरह से बनाते हैं, हमें हमारे दिमाग को भी उसकी आदत डलवानी ज़रूरी है। अगर हमें उसकी आदत ही नहीं होगी ना, तो अगर हम उसको एकदम से नए-नए फ्रेश पढ़ रहे हैं, तो क्या पता हमें आधी चीज़ें समझ में ही ना आए, क्योंकि हमें आदत है अपने नोट से पढ़ने की। और अगर हमने अपने दिमाग को आदत नहीं बनाई कि हम शॉर्ट नोट्स को ढंग से रिवाइज़ करें, तो मतलब अगर हम एग्ज़ाम से पहले पढ़ने की सोचेंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब आप ये मान के चलो, अगर नोट्स को पढ़ने में 2 घंटे लग रहे थे, और शॉर्ट नोट्स को जहाँ पे तुम्हें आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट लगने चाहिए, वहाँ पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स को पढ़ने में भी हो सकता है 1 से सवा घंटा लग जाए। तो वो एक बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए अभी से ही आदत बनाओ कि शॉर्ट नोट्स को ग्रास्प कर पाओ, शॉर्ट नोट्स को समझ पाओ ढंग से। ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स की रिवीजन इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। ठीक है? और पाँचवीं जो चीज़ है, वो ये रहेगी आपकी, कि आपको, हाँ, जो भी आपके मार्क्ड क्वेश्चन थे, मार्क्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। कि मैं आई होप काफ़ी सब, लगभग सभी लोगों ने, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे। तो अब वो टाइम है कि आप उन मार्क क्वेश्चन को अब उठाओ। अब आपके पास क्योंकि टाइम कम है, तो अगर आपको रिवीजन करनी है, मान लो आपने कोई पीवाईक्यू किए थे, तो आपने पीवाईक्यू करते हुए आपने उसने उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पे आपने सर्कल मार्क कर दिया होगा, या कुछ भी आपने, जो भी आपने टिक किया होगा, जिन जिन क्वेश्चनों के अच्छे कंसेप्ट थे। तो अब वो टाइम है कि अब आप अपने पीवाईक्यू उठाओ, और पीवाईक्यू अगर आपको खत्म करने हैं, तो अब आपका टाइम है, सिर्फ आपको ये मार्क क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर आपने ये मार्क क्वेश्चन कर लिए, तो आप ये मान के चलो कि आपकी उस अच्छी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो कि आपसे उस टाइम पे नहीं हुए होंगे, या फिर जिनमें एक अच्छा कंसेप्ट है। और अगर आपने यही ढंग से कर लिए, तो फिर मतलब ऑब्वियसली आपकी सब्जेक्ट की अच्छी रिवीजन हो ही जाएगी। तो ये मतलब एक, बेसिकली ये एक मोटी-मोटी 5 चीज़ें हैं, जो कि आपको करनी है, ताकि मतलब इन 30 डेज़ के अंदर आपको सिर्फ़ यही चीज़ करनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है, जो मैं मानता हूँ, वो यही है, 1 मिनट, वो ये है, 2 चीज़ें मैं बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि आपको कोई भी नया टॉपिक इस टाइम पे नहीं पढ़ना है, ठीक है? दूसरा क्या है कि टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी है। चाहे कोई ये सोच रहा हो कि या तो मैं लेट हो गया, अब क्यों ही करूँगा, अब क्या ही फ़ायदा होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लेट नहीं हुआ है। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। टेस्ट सीरीज़ आज से ही शुरू कर दो। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो अभी 10-15 दिन और रुकूँगा, उसके बाद मैं शुरू करूँगा, तो भाई ऐसा भी मत करो। आज ही से शुरू कर दो, क्योंकि चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, दोबारा ये वाली बात कह रहा हूँ मैं, पर प्लीज़ अभी से शुरू कर दो। कोई फ़ायदा नहीं है डिले करके टेस्ट सीरीज़ को, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत सारे हो जाते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की हुई है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे टेस्ट होंगे। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेज़ की हुई है, अगर आप
नॉर्मल टेस्ट दे रहे हो, जैसे जैसे अनअकैडमी पे ही मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है, बिल्कुल गेट की तरह जिसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको अब आप ये वाला टेस्ट भी हर संडे होने वाला है। अब ये टेस्ट भी देखो आप 2 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है, अब आपने अपना प्रिपरेशन शेड्यूल इस तरह से बनाया हुआ है कि आप सोच रहे हो मैं 15-20 तारीख के आसपास का शुरू करूंगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। जब अनअकैडमी वाले भी जब खुद ही से ही 2 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, आप क्यों डिले कर रहे हो अपने टेस्ट सीरीज में? आप मत डिले करो, आप अपना कंटिन्यू रखो मतलब टेस्ट सीरीज को। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज देनी किस तरह से है, क्या तरीका रहना चाहिए और किस तरह से एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है। काफ़ी लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि अब मैं मतलब टेस्ट दे तो रहा हूँ पर किस तरह से दूँ, ये टेस्ट में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही। तो वो इंप्रूवमेंट किस तरह से लाएं, किस तरह से टेस्ट दिया जाए, क्या उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे आप आज ही से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हो, मान लो आज से आप अपना कोई भी आप अपना, जैसे अब ये वीडियो तो आप रात को देख रहे होंगे, तो अब अभी तो टेस्ट नहीं दे पाओगे। अब नेक्स्ट डे जैसे कल से आप अगर टेस्ट देना शुरू कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी एक टाइम स्लॉट अपना फिक्स कर लो। जैसे जो गेट का टाइम स्लॉट रहता है, जैसे गेट का 2 स्लॉट रहता है, एक आफ्टरनून का और एक फोरनून का। तो अभी तो नहीं पता होगा आपको कि आपका टेस्ट जो है, आपका जो फाइनल एग्जाम है वो कौन से सेशन में होने वाला है। बट आप कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं फोरनून में पढ़ूंगा या फिर मैं आफ्टरनून में पढ़ूंगा। फिर कंटिन्यू रखो जब तक आपका फाइनल नहीं आ जाता एडमिट कार्ड के ऊपर, जब तक आप कंटिन्यू रखना। और आप उसी एक टाइम स्लॉट में अपना एग्जाम, अपनी जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है उसको आप अपना देने की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जैसे एक और चीज़ है, मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है, बट ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मैंने देखा भी है, अगर आप में से किसी ने एक्सी का पेपर भी भरा है, तो जनरली एक्सी का पेपर शाम को होता है। ठीक है, तो चांसेस ये रहता है कि जिन्होंने एक्सी का पेपर भरा होता है, तो जनरली गेट का जो सेशन है उनका भी फोरनून वाला आफ्टरनून वाला ही पड़ता है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा ऐसा एक कोइंसिडेंस हो जाता है काफी बार, मतलब मैक्सिमम चांसेस इसी चीज के रहते हैं। तो अगर कोई सोच रहा है कि यार मैं किस टाइम दूं, अगर किसी ने एक्सी भरा है तो आप जो है आफ्टरनून वाला सेशन आप चूज कर सकते हो अपनी टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, अब आपने अपना टाइम डिसाइड कर लिया, तो अब आप कल से बैठोगे टेस्ट टेस्ट सीरीज देने के लिए। जैसे आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है अब ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट वाइज देना है कुछ भी। सब्जेक्ट वाइज आप बीच में दे सकते हो, पर आपको फुल लेंथ जरूर देना है, अभी ही देना है, ताकि आप अपनी गलतियां पकड़ पाओ। अब तक आपने अगर फुल लेंथ नहीं दिया है ना, तो आपको पता ही नहीं है, अब तक आप दे रहे हो सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आप क्या करते हो, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसका टेस्ट आपने दे दिया, अच्छी बात है, इससे सब्जेक्ट अच्छा होगा, कोई डाउट नहीं है। बट क्या है कि गेट जैसी इन्वायरमेंट, गेट जैसा फील जब आएगा, जब आप काफी सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ दोगे, क्योंकि गेट के अंदर तो फाइनली हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिक्स्ड आने वाले हैं ना। वहां तो ऐसा नहीं होगा कि पहले आप इसके कर लो, फिर आप इसके कर लो, फिर आप इसके कर लो। वहां पे कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टाइम आपको दिख सकता है आपके पेपर के अंदर। तो आपका जो माइंड है वो उसी तरह से काम करना चाहिए, और वो कैसे करेगा, जब आप मॉक टेस्ट इस तरह से दोगे, जब आप टेस्ट सीरीज इस तरह से दोगे कि फुल लेंथ दोगे बेसिकली। फुल लेंथ के अंदर आपको सेम चीजें मिलेगी वैसे ही, कि टेस्ट कभी कोई सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा, वो वाली चीज। ठीक है, ये तो मतलब आपका बेनिफिट रहने वाला है टेस्ट सीरीज देने में। तो जैसे ही आप आपने टेस्ट शुरू किया, तो टेस्ट शुरू करने के बाद अब क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस तो आपसे हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे होंगे। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है, आपको टेस्ट के साथ साथ अपने साथ एक A4 साइज की शीट रख लेनी है। जिस A4 साइज शीट के अंदर आप क्या करोगे कि जो जो टॉपिक आपको उस टेस्ट में के अंदर मुश्किल लगने लग रहा है, या फिर जो जो सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो मुश्किल क्या लगेगा, टॉपिक मुश्किल लगेगा इसी सब्जेक्ट का, तो आपको वो सब्जेक्ट का वो टॉपिक जो है जिससे जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, तो आपको वो टॉपिक जो है अपनी A4 साइज शीट के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, जैसे एक A4 साइज शीट हम यहाँ पे रखेंगे अपने टेस्ट के साथ में। ठीक है? मान लो कि आपसे आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपसे मान लो रिविट डिजाइन का क्वेश्चन था, आपसे वो नहीं हुआ, तो आपने अपने उस A4 साइज पेपर पे लिख दिया रिविट डिजाइन। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपने देखा कुछ और नहीं हो रहा, फिर आपको ऐसा लगा कि आपसे क्यूइंग थ्योरी का क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने क्यूइंग थ्योरी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी A4 साइज शीट पे पैरेलली रखते चलना है, लिखते चलना है कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, टेस्ट खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर देखो, जो भी आपके नंबर आए हुए, और सबसे पहली बात, अब काफी लोग ये चीज भी अवॉइड करते हैं, काफी लोग सोचते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। ठीक है, यार आपकी टेस्ट सीरीज के नंबर है वो, ठीक है, आपको किसी को दिखाने नहीं है वो, आपकी टेस्ट सीरीज के नंबर कम आएंगे जब भी आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी गलतियां कहाँ हैं। अगर आपके नंबर ही नहीं कम आएंगे, अगर आप अपनी गलतियां ही नहीं पकड़ोगे, अगर आप उससे भागते रहोगे कि नहीं मेरे तो नंबर कम आएंगे, नहीं मेरे तो नंबर कम आएंगे,
तो फिर आप अपनी गलतियाँ कैसे पकड़ पाओगे? जो बंदा गलतियाँ नहीं पकड़ पाता ना, वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं सकता। अगर आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, तो आपको अपनी गलतियाँ पकड़नी पड़ेगी, ठीक है? और वो उन उन गलतियों को पकड़ने के लिए ही टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है। तो टेस्ट सीरीज़ आप दोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, टेस्ट सीरीज़ देते हुए अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट रहना। आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग इन द सेंस, काफ़ी लोग वही नंबर कमाने के चक्कर में काफ़ी क्या करते हैं कि कॉपी खोल के फ़ॉर्मूला देख लिया, जैसे मान लो कोई फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा, उनको लग रहा है क्वेश्चन तो सिंपल है, पर उनको फ़ॉर्मूला याद नहीं है। तो अगर मैं फ़ॉर्मूला याद होगा तो मैं क्वेश्चन कर दूँगा। तो वो नोटबुक खोल लेते हैं। नोटबुक खोल के वहाँ से फ़ॉर्मूला देखने लग जाते हैं, और कोई फ़ॉर्मूला देख के क्वेश्चन कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। खुश होते हैं कि मज़ा आ गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है? बट आप धोखा किसको दे रहे हो? आपको पता है, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। आपको फाइनल एग्ज़ाम में कोई नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं यार, मैं तो दे के अपना ऐसा बना लूँगा, मतलब कि मैं याद कर लूँगा, बाद में याद कर लूँगा या कुछ भी। पर आप यकीन मानो, अगर आप इस तरह की हैबिट बना लोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप ना उस चीज़ को इग्नोर करना चालू कर दोगे, और इन द एंड फाइनल टेस्ट में जाके भी आप ये सोचोगे कि यार काश ये फ़ॉर्मूला कोई मुझे बता देता, या फिर काश ये मुझे फ़ॉर्मूला याद होता। और अगर आप उसको आज छोड़ दोगे, अगर आपसे नहीं हो रहा वो, उसको आप छोड़ देते हो कि नहीं, मैं पहले इसको याद करूँगा फिर ही करूँगा, चीटिंग नहीं करूँगा। तो और आप इसको यहाँ लिख लोगे अपने A4 पे, मान लो आपको ये फ़ॉर्मूला ही नहीं याद था, आपको लुईस इक्वेशन नहीं आती गियर की, ठीक है? आपका वो क्वेश्चन छूट गया। अब आपको लुईस इक्वेशन आपने लिख दिया है यहाँ पे। अब आप जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा ना, तो आपको ये सारी चीज़ें A4 वाली जो चीज़ें लिखी थी, अब आपको ये सारी रिवाइज़ करनी है। दोबारा से इन सब कंसेप्ट देखने हैं। तो अगर आपने वो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, तो आप उस चीज़ को दोबारा देखोगे, दोबारा उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, और वो चीज़ उसके बाद देखना कितनी ज़्यादा आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि कल को जब दोबारा क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपने उस चीटिंग करके उस क्वेश्चन को किया होगा, तो कल को आपको दोबारा से उस चीज़ को दोबारा देखना पड़ेगा, दोबारा अपनी नोटबुक खोलनी पड़ेगी। और अगर आपने उसको अभी छोड़ दिया होगा, सिर्फ़ एक टेस्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप एक ही टेस्ट में उसको छोड़ दोगे और ऐसे अपने पेपर के ऊपर लिख लोगे कि हाँ, ये वाला टॉपिक मुझे दोबारा से पढ़ना है, तो आप ये देखोगे कि मतलब ये चीज़ें ना आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाने वाली है। टेस्ट सीरीज़ के अंदर से जो अपनी गलतियाँ पकड़ के और जब उसको रिवाइज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ें और अच्छी तरह से बैठती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मतलब अगर हमारे सामने काफ़ी सारा सिलेबस होगा, हमें वो पढ़ना है, तो हमारा दिमाग ना हमें अंदर-अंदर ऐसे करता रहता है, यार बहुत सारा है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? हम ये सोचते रहते हैं, और इस चक्कर में हम मतलब हम अपना 100% नहीं दे पाते। बट अगर अब A4 शीट पे आपने कितने टॉपिक लिख लिए होंगे? 10 लिख लिए होंगे, 12 लिख लिए होंगे, 15 लिख लिए होंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ़ ये 10 से 15 टॉपिक रिवाइज़ करने हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे आज ये 10 से 15 टॉपिक तो बिल्कुल इसमें महारत हासिल कर लेनी है मुझे। तो आप खुद देखो, अगर आपके पास 15 टॉपिक्स रहेंगे ना, तो आप खुद सोचोगे यार बस 15 ही तो टॉपिक है। हर सब्जेक्ट में से 1 टॉपिक है। पूरा सब्जेक्ट भी नहीं, 1 टॉपिक है जो मुझे कंप्लीट करना है। तो देखोगे कि आप अपना पूरा का पूरा ना उसपे आपका फ़ोकस बना रहेगा, और वो चीज़ ना उस टाइम पे अच्छे से दिमाग में घुसेगी, और वही चीज़ आपकी वीक भी है। और वीक होने के चक्कर में आपने वही स्ट्रॉन्ग कर ली, और सिर्फ़ दिमाग को पागल बना के। ये सब दिमाग का ही खेल है, अगर आपने इस तरह से दिमाग को पागल बना लोगे तो काम ही खत्म। आपने वो चीज़ जैसे ही स्ट्रॉन्ग कर ली, अब जैसे ही कल को टेस्ट किसी और मान लो किसी और दूसरे टेस्ट में आ जाती है, आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। और भगवान करे गेट में ही आ गया वो चीज़, ठीक है? और वो काफ़ी ऐसा फ़ॉर्मूला था, काफ़ी लोगों को याद नहीं है, पर आपको याद था क्योंकि आपने उसकी रिवीज़न करी है। हो गए आप कॉम्पिटिशन से आगे। ऐसे ही आप अपने आप को भीड़ से अलग करते हो। यही कुछ तरीके हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपनी A4 शीट बना के रखनी है साइड बाय साइड पैरेलली, और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपका टेस्ट में आपको नंबर देखो अपने, अच्छे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर में मिठाइयाँ बँटवाओ, बढ़िया करो, ठीक है? बाहर घूमने जाओ। बट अगर आपके टेस्ट में नंबर कम है, तो आपको क्या करना है, जो भी है, कम है तो उनको हटाओ, नहीं देखने नंबर। अपना अपनी गलतियाँ, अब कुछ तो आपने A4 शीट में लिख लिए थे टॉपिक्स, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हुए होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके पूरा का पूरा 100% आपका पेपर ठीक होगा जितना आपने अटेम्प्ट किया। कुछ क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो आप ये चेक करो कि वो जो क्वेश्चन गलत है, क्या वो आपने इस A4 शीट के अंदर क्या वो टॉपिक लिखा हुआ है? मतलब क्या आपको डाउट था करते हुए? अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा करते हुए, आपने उसका एक गेस करके या फिर थोड़ा बहुत आप श्योर नहीं होंगे, आपने फिर भी मार्क कर दिया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने वो लिखा होगा कि मुझे तो मतलब मुझे ये वाला टॉपिक भी पढ़ना है। बट अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप श्योर थे बट वो फिर भी गलत हो गया, तो आपने इस शीट के अंदर वो टॉपिक नहीं लिखा होगा। तो आपको एक बेसिकली प्री एनालिसिस करनी है पेपर की। आप पेपर खोलोगे और आपके जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आप उनको देखोगे कि उनमें कौन-सा कांसेप्ट यूज़ हो रहा था। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको वो क्वेश्चन देखना है किस कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड। आपको वो वाला कांसेप्ट भी यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो उसको भी लिख लो। ऐसे करके आपकी जैसी पूरी की पूरी शीट कंप्लीट हो जाएगी। आपका एक प्री एनालिसिस हो चुका है पेपर का, जहाँ पे आपने ये देख लिया आपके वीक वीक कांसेप्ट कौन से हैं।
आपने अब तक कोई सोल्यूशन नहीं देखा है, कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट देख लिए। अब आपको क्या करना है, टेस्ट को बंद करो। जो आपने टेस्ट दे दिया अच्छी बात है, टेस्ट को बंद करो। अब आपको इस शीट को ही उठाना है, यही आपका आज का टारगेट है जो कि आपको आज कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आप कोशिश करो कि ये वाला जो पार्ट है, जो प्री एनालिसिस वाला पार्ट है और ये जो शीट वाला पार्ट है ना, अगर वो सेम डे कंप्लीट हो जाए तो बेस्ट है ये आपके लिए। ठीक, तो आपको अब इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन करना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को उठाओ, अपने नोट्स खोलो। अगर नोट्स के अंदर से जो चीज़ अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आपकी वीक थी जो आप भूल रहे थे, उन सब चीज़ों को ढंग से रिवाइज करो, याद करो। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, तो अगर सर ने कोई क्वेश्चन करवाए हुए आपके नोट्स के अंदर, या आपने किसी बुक के अंदर वो क्वेश्चन मार्क किया हो, आप कोई बुक से पढ़ रहे हो, तो आप उस बुक से वो क्वेश्चन उठाओ, उस टॉपिक के वो क्वेश्चन करो, 3-4 क्वेश्चन कर लो, पीवाईक्यू कर लो कुछ अच्छे अच्छे से। जैसे ही आप पूरा श्योर हो जाओ कि हाँ, अब ये कंसेप्ट मेरा क्लियर हो चुका है, ऐसे ऐसे करके ऐसे उस पर क्रॉस मार देना। ये बेस्ट रहता है, इससे ना अच्छा लगता है मतलब दिमाग को कि हाँ, क्रॉस होने लग रहा है, टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ऐसे से धीरे धीरे करके ये पूरे के पूरे 10-15 जो भी आपके क्वेश्चन थे, सब पे क्रॉस लग जाएगा, सारे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उस टेस्ट का सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने रिवीजन कर लिया, अब तक आपने टेस्ट नहीं उठाया था, अब आपको सीधा आना है टेस्ट पे। या तो अगर आप सेम डे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन आपको टेस्ट ओपन करना है। फिर जो आपके गलत थे, एक तो इनकरेक्ट, ठीक है, और एक आपके नॉट अटेम्प्टेड है नहीं, अब इन दोनों क्वेश्चनों को उठाना है और अब आपको खुद से ट्राई करना है, सोल्यूशन नहीं देखना है, अब आपको खुद से ट्राई करना है कि आपसे ये हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। ठीक है, आप ये देखोगे कि मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ, होता भी ऐसा ही है कि हम ये मान के चलो कि आप लगभग 60 से 80% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, अगर आपकी कोई कंसेप्चुअल एरर होगा तो आपका। ठीक है, तो आपके 60 से 80% अगर क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं जो आपके इनकरेक्ट थे या नहीं आ रहे, तो वो आपकी एक इंप्रूवमेंट ही है ना, आपके अंदर वैल्यू एडिशन है, वो आपने पढ़ लिया ढंग से और आपके फिर वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इनकरेक्ट वाले भी और नॉट अटेम्प्टेड वाले भी, बिना सोल्यूशन को देखे। अगर आपका आंसर मैच कर जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, अब आपको सोल्यूशन देखना है उसका। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि आपकी उसमें गलतियां कहाँ रही थी। हो सकता है कि आपको वहां से कोई नया कंसेप्ट मिल जाए। ठीक है, अगर आपको वहां से कोई नया कंसेप्ट मिल रहा है तो आपको फटाफट अपने शॉर्ट नोट्स हो गए, या फिर अगर आपके कोई आपके जो क्लास नोट्स हैं वहां पे आपने कोई स्पेस छोड़ा होगा, आपको फटाफट वो नया कंसेप्ट वहां पे उतार लेना है, ताकि क्योंकि अब टेस्ट सीरीज से ना नए कंसेप्ट काफी मिल जाते हैं। अब आज ही मैं एक एक मतलब एक जगह को मैं गाइड कर रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है, तो उसको आज ही वो मेरे पास अपना एक टेस्ट लेके आया, तो वहां पे मुझे एक नई चीज मिली, जॉनसन्स फॉर्मूला मिला मुझे, जॉनसन्स फॉर्मूला प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो खैर मुझे भी नहीं पता था, टेस्ट सीरीज के अंदर मुझे ये फॉर्मूला दिखा, जिसमें मतलब प्रोडक्शन के अंदर आता है जॉनसन्स फॉर्मूला। ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे स्ट्रेन का फॉर्मूला था, ये ट्रू स्ट्रेन है। ठीक है, और ए और बी कांस्टेंट है। अब वहां पे रैम प्रेशर निकालना था बेसिकली। ठीक है, तो उसके अंदर जॉनसन्स फॉर्मूला कहा था, जॉनसन्स फॉर्मूला के अंदर ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई थी और ट्रू स्ट्रेन निकालने की वैल्यूज गिवन थी, और हमसे रैम प्रेशर पूछा था। अब जनरली जो फॉर्मूला रहता है उसमें ये एवरेज फ्लो स्ट्रेस इनटू में हमारा ट्रू स्ट्रेन ये रहता है, बट अब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू स्ट्रेन नहीं आएगा। वहां पे क्या था, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ए और बी सब गिवन थे, तो वहां पे जो स्ट्रेन पुट करना था ना, वो ये वाला पुट करना था, एप्सिलॉन एक्स वाला। तो ये एक नई चीज मिल गई वहां से जॉनसन फॉर्मूला से। हो सकता है क्या पता गेट में आ जाए, अगर गेट में भी नहीं आता है तो काफी सारी पीएसयूज होती है ना, वो इस तरह से कुछ ना कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछती रहती है। तो इस तरह की चीजें हमें टेस्ट सीरीज से ही मिलेगी। फटाफट इसको अपने शॉर्ट नोट्स में उतार लो या फिर अपने नोट्स में उतार लो, ताकि नेक्स्ट रिवीजन में आप इसको प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये मतलब काफी ज्यादा मुझे बेनिफिट लगता है टेस्ट सीरीज का, मैंने भी काफी नई नई चीजें इससे सीखी थी टेस्ट सीरीज से। ऐसे ही मैंने अपना मतलब देखो, जो क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया वो तो हर किसी को पढ़ाया ना, आपको भी पढ़ाया, आपके साथ वाले को भी पढ़ाया, बट आप उसमें क्या अलग कर रहे हो, आप उसमें क्या वैल्यूएडिशन कर रहे हो ना, यही आपको कंपटीशन से बाहर निकाल के लेके आएगा। ठीक है, और मैं जो चीज मानता हूँ ना, वो यही मानता हूँ कि आप हमेशा मतलब जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो ना, एक ही चीज को फॉलो करते रहो, कभी भी ऐसे भागो मत कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, उस बुक को भी फॉलो कर लूँ, इसको भी कर लूँ, उसको भी कर लूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, खैर अब तो टाइम ही नहीं है, बट वैसे ही मैं बता रहा हूँ, एक चीज को करो पर इतनी बार कर लो कि बेस्ट हो जाओ आप उसके अंदर। ये आपका एक टारगेट रहना चाहिए जिंदगी में, किसी भी चीज के लिए, खाली यहाँ नहीं, मैं किसी भी चीज के लिए जनरल आपको बात बता रहा हूँ ये वाली। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको अपनी टेस्ट सीरीज में इस तरह से आपको एनालिसिस करना है, इस तरह से आपको वैलिडेशन करनी है। मेन चीज क्या है, आपको हमेशा अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, चीटिंग नहीं करनी है। गेट का, हाँ, एक गेट का कैलकुलेटर, गेट के अंदर जो कैलकुलेटर यूज होता है, जो हमारा डिजिटल कैलकुलेटर रहता है, आपको वही यूज करना है अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे।
मतलब टेस्ट सीरीज के टाइम पे भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप वो जो हमारा जो ये मेंस के अंदर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं या कॉलेज में जो कैलकुलेटर यूज करते थे, आप इसको खोल के बैठ जाओ और आप ये सोचो कि मैं इसमें कैलकुलेशन कर दूंगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो टेस्ट सीरीज के अंदर कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है, अपना एक घटिया सा माउस खरीद लो, क्योंकि गेट वाले सेंटर पे ऐसे ही माउस मिलते हैं। ठीक है, तो आपको एक घटिया सा माउस खरीद लो और उस माउस के साथ टेस्ट सीरीज देना। ठीक है, और और माउस के साथ ही अपना कैलकुलेटर ऑपरेट करना है वहाँ पे। अगर आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप सिंपली ब्राउजर के ऊपर डाल दो गेट कैलकुलेटर, और वहाँ पे एक ऑलरेडी पहला ही जो लिंक आएगा ना, उस लिंक को ओपन करना, वहाँ पे आपको गेट कैलकुलेटर ही नजर आ जाएगा। वहाँ पे अपनी कैलकुलेशन करो और आंसर पुट करते रहो, आंसर आंसर अपना टिक करते रहो। आपको पर जो भी प्रैक्टिस है आपको वो गेट कैलकुलेटर में ही करनी है। अब जैसे मैं शुरुआत में भी बताता था, जब प्रिपरेशन आदमी शुरू करता है, तो काफ़ी बच्चे जो है अपना यही कॉलेज वाला कैलकुलेटर से प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं। बट मैंने जब भी अपने जैसे 3 अटेम्प्ट दिए, मैं 19, 20 और 21 वाले, मैंने तीनों अटेम्प्ट के अंदर ना अपने फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर डाला हुआ था। तो मैं हमेशा उसी को यूज़ करता था। इससे क्या है कि आपकी फिंगर्स को आदत पड़ जाती है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। अगर आपको ये आदत ही नहीं रहेगी कि मतलब कि ऐसा हो जाता है ना कि हमें नहीं पता। अब जैसे अगर हमें स्पीड बढ़ानी है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा नंबर कहाँ लिखा हुआ है, कौन-सा फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है। तो ये सारी आदत कैसे आएगी? जब आप रिवीजन ही इस कैलकुलेटर में करोगे। मैंने 3 साल इसी में रिवीजन करी, तो इसलिए मेरा हाथ काफ़ी सेट था इस कैलकुलेटर के ऊपर। खैर अब मेरा हाथ इतना सेट नहीं है, क्योंकि अब मैंने मेंस की प्रिपरेशन में अपना यही जो हमारे कॉलेज वाला कैलकुलेटर रहता था, कहाँ गया? मैंने इसी एनालॉग पे ही मैंने अपना हाथ सेट कर लिया था। तो इसलिए अब थोड़ा फ़र्क है, बट आपको हमेशा ये डिजिटल कैलकुलेटर यूज़ करना है। अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी, चाहे फ़ोन में करो, चाहे लैपटॉप पे करो, अपना हाथ आपका सेट होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी मतलब डिफरेंस क्रिएट कर देता है फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। जिसका इसमें हाथ तेज़ है ना, वो अपना टाइम बचा लेगा। टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के अंदर। अब देखो मैंने भी अपनी स्पीड बढ़ा रखी थी, तो मेरा गेट का एग्ज़ाम जो है वो लगभग आधे घंटे पहले ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने सिर्फ रिवीजन किया है गेट के एग्ज़ाम की, कुछ क्वेश्चन गलत थे वो मैंने ठीक करे। तो आपको भी ऐसे ही बेनिफिट मिलेगा अगर आप अभी से अपना हाथ सेट कर लोगे डिजिटल कैलकुलेटर में। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो एक चीज़ तो कंप्लीट कर दी मैंने कि टेस्ट सीरीज किस तरह से करना है। अब दूसरा क्या है कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना, जैसे मैं लिखा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोली थी, क्या ये है। अब क्या है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, मतलब जनरली काफ़ी बच्चों के कुछ ना कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाते हैं इस टाइम पे, वो सोचते हैं बाद में करेंगे, और इस टाइम तक आगे रह जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी जो मतलब जो एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है वो यही है कि आप कोई भी नए टॉपिक इस टाइम पे मत ही करो, तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इस टाइम पे नए टॉपिक्स में उलझ गए ना, तो जो पुराने टॉपिक्स है ना हमारे, वो दिमाग से स्किप होने लगेंगे, और हम और टेंशन में आने लगेंगे कि यार मेरा तो ये भी रह रहा है और मैं पुराने भी छोड़ने लग गया या वो लग गया। जितना आपने पढ़ लिया ना वो बेस्ट है। ठीक है, जितना आपने अब तक पढ़ा है उसको बेस्ट कर लो। क्योंकि अगर आपका ऐसा है कि यार अगर आपके कोई बहुत ही बड़े-बड़े सब्जेक्ट छूटे हुए हैं ना, या फिर अगर आपका मैथ्स ही छूटा हुआ है, जैसे काफ़ी लोगों का मैथ्स ही छूट जाता है, तो मैथ्स को ही नहीं वो ध्यान देते। तो अगर आपका इस तरह का मैथ्स बच रहा है, आपका एप्टीट्यूड बच रहा है, तो उसको तो नहीं छोड़ना, उसको तो करना है, क्योंकि वो स्कोरिंग चीज़ें हैं। बट अगर आपका कोई ऐसा कोई टॉपिक है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस टॉपिक को भी आप अवॉइड करो करने का। अगर आपके पास टाइम परमिट करता है, कभी आप खाली बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा ब्रेक लिया है, या आपको मन नहीं कर रहा कुछ पढ़ने का, कुछ वही पुरानी चीज़ें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे आप नए टॉपिक उठा सकते हो। बट कोशिश करना है आपको नए टॉपिक्स अवॉइड ही करो। और थर्ड पॉइंट जैसे मैं लिखा हुआ है कि जितने भी पुराने सब्जेक्ट्स हैं, अब आप जो आपने कंप्लीट कर लिए बेसिकली, उनकी रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने नोट्स वगैरह पढ़ लिए, मतलब आपने अपने जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपने उनके नोट्स वगैरह सब पढ़े हुए हैं, अब आपने उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे, शॉर्ट नोट की जैसे रिवीजन भी लिखी हुई है। तो अब क्या है कि अगर आप अब रिवीजन किस तरह से करनी है, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि नोट्स पढ़ते रहूँ, नोट्स की रीडिंग करता रहूँगा, क्वेश्चनों को करूँगा नहीं, क्वेश्चनों को देखता रहूँगा। ऐसे क्वेश्चन पेज पलटते जा रहे हैं, हाँ, हाँ, इस क्वेश्चन में ये है, ठीक है, पलट लिया, इसमें ये है, ठीक है, ऐसे, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, और नोट्स को रिवाइज़ जो है, मतलब आप ये मान के चलो पूरे दिन के अंदर ना, अगर आप कोई मान लो आज आपको कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप उस सब्जेक्ट को 1 घंटा दो, आप 1 घंटा जिसमें आप उसके नोट्स पढ़ रहे हो, या तो नोट्स पढ़ रहे हो या फिर शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो। जो भी आपने उसके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, आप उसको पढ़ो 1 घंटा। उसकी रीडिंग करो, उसके जो फ़ॉर्मूले हैं उन सबको लिख के देखो। सबसे मेन बात, फ़ॉर्मूले आपको लिख के ज़रूर देखने हैं, इस टाइम पे तो ज़रूर लिख के देने देखने हैं, क्योंकि फ़ॉर्मूले ऐसी चीज़ है जो कि गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम फ़ॉर्मूला ही भूल गए ना, तो क्या पता सिंपल सा क्वेश्चन आया हो गेट में जिसमें फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है, और फिर हम बड़ा रिग्रेट करेंगे, यार काश फ़ॉर्मूला आता होता मुझसे, आज मैं कर देता इसको, काश आता होता।
तो ये काश वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे आएगा, जब आप उन फॉर्मूलों को अभी से ही लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अपना एक नोटबुक बनाओ जहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखो और लिखते चलो, और अपना उसी से मतलब देखोगे आप रिवीजन आपकी हो जाएगी फॉर्मूले की, तो ठीक है। और नोट्स जैसे आपने रिवाइज कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ 5th पॉइंट में लिखा हुआ है, प्रैक्टिस का यही पॉइंट है कि जो भी आपने क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, ठीक है, आपने पीवाईक्यू की है कोई, आपने जैसे गेट की पीवाईक्यू की होगी, ईएस की पीवाईक्यू की होगी, अगर आपने किसी की वर्कबुक करी है कोई, ठीक है, या फिर आपने मतलब कोई टेस्ट सीरीज दी थी, आपने उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपने कुछ बुक मार्क करके रखे होंगे कुछ क्वेश्चंस, वो हो गए। कोई आपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं तो आपने वहां पे कुछ ना कुछ मार्क करके रखा होगा। टीचर ने आपको क्लास में जब नोट्स बनवाए थे तो उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन करवाए होंगे, हो सकता है उनमें काफी कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो आपने वो मार्क करके रखा हुआ होगा। अब वो टाइम है, उन सारे मार्क्ड क्वेश्चन को इकट्ठा करो, एक जगह पे लाओ और उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि वही सब कुछ है इस टाइम पे, वही आपको पूरे सब्जेक्ट का क्रक्स देने वाले हैं, वही आपको। और मतलब मैंने आपको बहुत पहले भी अपने वीडियो में बताया था, अगर कोई फॉलो कर रहा है उनसे बातों को, कि जो मार्किंग है क्वेश्चंस की, वो कभी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जो मुश्किल क्वेश्चन है सिर्फ उसी को आप मार्क कर रहे हो। आपकी मार्किंग इस तरह से होनी चाहिए कि आप उन क्वेश्चनों को भी मार्क कर रहे हो जिसमें आपको मतलब मान लो कोई गियर का डिजाइन था, मशीन डिजाइन में गियर डिजाइन है क्वेश्चन, आपने आपसे को कोई क्वेश्चन मुश्किल लगा हो, आपने वो मार्क कर लिया। बट अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन उसमें से मुश्किल ही नहीं लगा, तो एटलीस्ट आपके मार्किंग में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जहां पे पूरे के पूरे गियर डिजाइन के कंसेप्ट हो, ताकि अगर आप उस क्वेश्चन को करो तो आपका वो गियर डिजाइन वाला जो टॉपिक है ना, वो उस क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। इस तरह के आपको क्वेश्चन ढूंढ के रिवाइज करने हैं इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आप क्या चाहते हो कि क्वेश्चन के थ्रू आपकी रिवीजन हो जाए, होना ही यही चाहिए इस टाइम पे। जो जो भी मतलब जो भी आपके जो भी कंसेप्ट रिवाइज होंगे होंगे ना, वो क्वेश्चन से ही होंगे, कंसेप्ट बनेंगे आपके क्वेश्चन से। तो आपको क्वेश्चन के ऊपर ही ध्यान देना है, तो मैंने आपको बता ही दिया कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं जो भी आपके मार्क क्वेश्चन थे, ठीक है। या फिर काफी लोगों ने वो किया होगा, सॉरी, अब काफी लोग क्या करते हैं कि मेंस के भी क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो आपने अगर मेंस में भी मार्क किया होगा तो काफी अच्छी बात है, अगर किसी ने मेंस से क्वेश्चन किया है तो वो अब ये टाइम है कि आप उन मेंस के क्वेश्चनों को भी एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन कन्वेंशनल रहते हैं और उन कन्वेंशनल क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और वो कैसे होंगे, जब हम मतलब उनको ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं हमने 1-2 महीने पहले क्या पता करे हो, और इस टाइम पे हम भूल भूल सकते हैं उन क्वेश्चनों को। बेटर यही रहेगा कि अब उस क्वेश्चनों को उठाया जाए और फिर से वो सारी चीज़ें गो थ्रू की जाए, फिर से वो सारी चीज़ें रिवाइज की जाए, ठीक है। तो ये कुछ 5 चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हुई थी, फर्स्ट टेस्ट सीरीज थी। सेकंड क्या था कि कोई भी नया टॉपिक है वो इस टाइम पे आपको अवॉइड करना है। जो भी आपके पुराने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, जो भी आपके कंप्लीटेड है, उनकी रिवीजन मस्ट है। जो आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाए थे कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने नोट्स के अंदर कुछ ना कुछ हेडिंग मार्क कर रखी होगी या कुछ भी, उनको रिवाइज करो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने बनाया है वो अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अपने शॉर्ट नोट्स को अभी से ही नहीं देखेंगे ना, तो हम मतलब जब हम फाइनल पेपर से पहले मतलब जब एक हफ्ते पहले जब हम अपने शॉर्ट नोट्स उठाएंगे, तो क्या पता सब कुछ ऐसे नया नया सा लगे, क्योंकि वहां पे हमारी आदत है अपने क्लास नोट्स पढ़ने की, ठीक है। हमारी आदत है वो क्लास नोट्स में जिस तरह स्ट्रक्चर्ड करके लिखा हुआ है वैसे पढ़ने की, और शॉर्ट नोट्स में हमने लिखा होगा छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स के अंदर। तो जब हम एकदम से वहां पे स्विच करेंगे तो हो सकता है हमें इतनी आसानी से समझ ना आए। जो चीज़ 10 मिनट की है उसमें हो सकता है 20-25 मिनट लग जाए। तो बेटर यही है, आप अभी से ही अपने दिमाग को आदत डालो शॉर्ट नोट्स पढ़ने की। शॉर्ट नोट्स पढ़ना भी एक तरीका है, एक टेक्निक है जो कि आनी चाहिए, और वो अभी से पढ़ना चालू करोगे तभी आएगी, ठीक है। पांचवी क्या चीज़ है कि जो भी आपने क्वेश्चन मार्क किए हुए थे, जहाँ पे भी आपने मार्क किए हुए थे, उन क्वेश्चनों को रिवाइज करना चालू कर दो, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको अभी लास्ट 30 डेज़ में करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार कुछ मोटिवेशन की भी बात कर लेते हैं। अब जैसे काफ़ी ज़्यादा मोरल डाउन होगा इस टाइम पे, तो मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। तो मतलब जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बताया है कि मेरे पापा हमेशा एक स्टोरी मुझे बताते हैं कि जब जब मैंने तीनों जो मेरे अटेम्प्ट थे ना, तीनों टाइम लगभग मुझे हर बार एक ही बात बताई गई है। और एक बात और बताई गई है जो कि खैर एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले काम आती है। कुछ 2 स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो चीज़ें। सबसे पहली क्या है कि अ, अपनी सबसे पहले तो मेरा ये मैं अपनी तरफ से एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपनी मेहनत कभी मत छोड़ो। मैं पर्सनली क्या चीज़ मानता हूँ कि हम अगर कंटिन्यूअसली अगर हम अपनी
मेहनत में अगर हम सच्चे हैं ना, अगर हम अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं, तो अगर हमें खुद से गिल्ट नहीं है कि हाँ, मैं कुछ कमी कर रहा हूँ अपनी मेहनत में, तो आप ये देखोगे कि आपको आज नहीं तो कल उस मेहनत का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अपनी तरफ से आप हमेशा ऑनेस्ट रहो। आपको कल को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश यार मैं थोड़ा कुछ और कर लेता, या काश मैं ये भी कर लेता, या ये मुझसे कमी रह गई। इस तरह की अगर आपको फीलिंग आ रही है, तो अभी से ही उस फीलिंग को देखो कि वो फीलिंग क्यों आ रही है, और अभी से उसको सुधारने की कोशिश कर दो। अगर आप अपना 100% दे के आओगे ना, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, चाहे आपका रिजल्ट बेकार है, चाहे आपका अच्छा है। और यकीन मानो, अगर आप अपना 100% दे के आओगे, सच में 100% दे के आओगे, तो आपका रिजल्ट जो है बेकार नहीं जाने वाला, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हो सकता है आपकी जो भी आपकी सक्सेस है ना, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं जैसे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो ये मान के चलो कि आपकी सक्सेस अवॉइड नहीं हुई है, आपकी सक्सेस सिर्फ डिले हुई है। आज नहीं हुई, कल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कभी नहीं होगी। एक ना एक दिन ज़रूर आपने जो पढ़ा है उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो मैं स्टोरी बताता हूँ, मतलब क्या कहते हैं मेरे पापा कि मान लो एक रेस हो रही है, ठीक है? तो अभी अभी तक क्या हो रहा था कि रेस में हर कोई भाग रहा था। हर कोई पूरी की पूरी मेहनत कर रहा था, हर कोई रेस में लगभग सेम ही लेवल पे भाग रहा था। बट अब जो फिनिश लाइन है, अब जैसे यहाँ पे हर कोई भागता हुआ चल रहा था आगे, ठीक है? अब ये हमारी फिनिश लाइन है, और अब फिनिश लाइन से पहले अब ये बीच का गैप, ये 30 डेज़ है, ठीक है? यहाँ पे जो जोर लगा लेगा, जिस बंदे ने, क्योंकि अब काफ़ी लोग हार चुके होंगे, इतनी दूर से भाग के आए लग रहे हैं, 1 साल से भाग रहे हैं, तो अब तक थक गए होंगे ऑब्वियसली। तो अब 30 दिन बचे हुए हैं। जिसने ऐसा सोच लिया कि यार बहुत लोग हार चुके हैं, वो सब स्लो होंगे, अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है कि मैं इस लाइन को क्रॉस करके इन सबसे आगे निकल जाऊँ। इन सबसे आगे कैसे निकला जाएगा? अगर हम अभी अपने आप को मोटिवेट करके थोड़ा-सा और पुश कर देंगे। क्योंकि सिर्फ़ अब 30 दिन की बात है। अब वो पुराने वाली बात नहीं रही कि अब हमें मतलब काफ़ी काफ़ी महीने मेहनत करनी पड़ेगी, अब वो सब बातें खत्म हो चुकी है। 1 महीना, सिर्फ़ 1 महीना मेहनत करनी है, बस ये मान के चलो। और इस टाइम पे जिसने ज़ोर लगा दिया ना, यकीन मानो कि आप फिनिश लाइन बड़े आसानी से क्रॉस कर जाओगे। और जहाँ पे जो हार मान गया, यहाँ पे जो थक गया, जिसको ऐसा लगा कि यार मैं काफ़ी महीने से पढ़ता आ रहा हूँ, अब मैं रेस्ट कर लेता हूँ 30 दिन, बहुत बहुत कर लिया, वही खरगोश वाली बात है। जिसने अब यहाँ पे रेस्ट कर लिया ना, जिसने यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत ढील दे दी, तो भाई मतलब आप ये मान के चलो, पीछे वाला जो है ना, वो बहुत तेज़ भागता हुआ आ रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और ज़रूर पढ़ रहा है इस टाइम पे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हमेशा दूसरों को देख के थोड़ा-थोड़ा चलो, ताकि एक आपको कॉम्पिटिशन फ़ील हो, एक आपको पता चले कि हाँ, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? तो आपको मतलब हमेशा, और मैं एक चीज़ मैं ही हमेशा यही मानता हूँ कि इनर मोटिवेशन जो है ना, वही सब कुछ है, मतलब किसी भी इंसान के लिए। अगर आपको इनर मोटिवेशन है, क्योंकि हम कितनी भी मोटिवेशन वीडियो देख लें, जैसे मैंने अभी-अभी बता दिया, तो अभी मैंने जो भी मैंने बताया है, हो सकता है कि आप 1-2 घंटे के लिए मोटिवेट रहो। बट अगर आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, तो मतलब तो मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू रख पाओगे अपनी प्रिपरेशन। आपका इनर मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कैसे आएगा? वो अपने आप को समझा के आएगा, ठीक है? क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हमारा मोटिवेशन डाउन कहाँ से होता है कि हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चालाक है। मतलब इतना चालाक बंदा मैंने आज तक नहीं देखा जितना हमारा दिमाग है, हर किसी का दिमाग। क्या होता है कि आप एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेके चलो। मान लो आपको सुबह, आपने ये सोच के आप रात को सोए कि मैं सुबह जो है 5 बजे उठूँगा, ठीक है? आप ये सोच के अपना सोए, और अलार्म बजा आपका, आपने वो अलार्म छोड़ दिया। उस टाइम आपका दिमाग आपको पता है क्या बोलेगा कि 5 मिनट और सो जाते हैं। कोई नहीं, 5 मिनट सो जाते हैं, क्या जाता है, 5 मिनट में थोड़ी कुछ जाएगा, 5 मिनट में नींद पूरी हो जाएगी। ऐसा सोच के वो अपने अलार्म को बंद कर देते हैं और अपना सो जाते हैं। फिर जैसे ही अगली आँख खुलती है ना, उस टाइम पे 8 बजे होते हैं। तो आप देख रहे हो, आपने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। उस टाइम पे तो दिमाग पूरा-पूरा ऐसे तुम्हें मस्त साथ दे रहा था कि यार 5 मिनट सो जाते हैं, 5 मिनट सो जाते हैं। अब जब उठोगे ना, तो यही दिमाग जो उस टाइम पे साथ दे रहा था, यही दिमाग आपको पूरे दिन पता है क्या कहने वाला है? कि सब कुछ मतलब कि तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। तू तू बेकार है, तेरे अंदर मतलब पंक्चुअलिटी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से ना आपको पूरे दिन आपको ज़लील करने वाला है आपका दिमाग, पूरे दिन आपको ज़लील करेगा। आपको ऐसा फ़ील करवाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मतलब इतना रिग्रेट फ़ील होता रहेगा पूरे दिन कि मतलब मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, या जो भी, काश मैं नहीं उस टाइम 5 मिनट नहीं सोता। उसका क्या फ़ायदा? उस टाइम देखो, जिस टाइम पे ज़रूरत थी, उस टाइम पे दिमाग ने हमको किस तरह से पागल बनाया। और अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया, अगर आपने इसको ऐसा बोल दिया कि मतलब मैं तेरी नहीं सुनूँगा, तू कुछ भी बोल ले, मेरे को उठना है, मैं उठूँगा। और आप यही देखना, आप अगर आप उठोगे ना उस टाइम पे, मतलब जैसे आप, एक बार की बात होती है, एक बार थोड़ा-सा पुश करके अगर आप उठ जाओगे,
तो दोबारा फिर नींद आने के चांसेस रहते ही नहीं है। और अगर एक बार उठ के बढ़िया सी आँख वाँख धो लो, तो आप देखना मतलब आप फिर कुछ भी काम कर लो, आपका मन ही नहीं करेगा फिर सोने का। क्योंकि अब आपका दिमाग उस लेवल पे आ चुका है, अब आपका दिमाग ऐसे बोल रहा है कि हाँ यार चल अब पढ़ लेते हैं। क्योंकि उसको पता है कि वो हार चुका है ऑलरेडी। जब वो कह रहा था 5 मिनट हो जाते हैं जब जब आपने उसको हरा दिया। एक बार अगर आपने अपने दिमाग को वहाँ पे हरा दिया ना, तो फिर दिमाग आपके काबू में आ जाएगा और वो आपकी सारी बातें मानना शुरू कर देगा। तो दिमाग बहुत चालाक चीज़ है, इसको बिल्कुल भागने मत दो, इसको जितना हो सके रोक के रखो। मुझे ये बात एक टीचर ने बताई थी और मतलब मैंने उस टाइम से ना इस बात को मतलब बहुत ज़्यादा अपने दिल में बिठा लिया और मैंने काफ़ी जगह इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि ये सच में ये बात है कि दिमाग जो है वो हमेशा हमें उल्टी एडवाइस देता है। आपको हमेशा इसको मतलब अगर ये आपको ऐसा बोल रहा है कि यार नहीं पढ़ते आज के लिए बहुत हो गया है, तो भाई इसको मना करो कि ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ेंगे। अभी अभी बहुत हो गया नहीं, 5 मिनट और पढ़ेंगे, 10 मिनट और पढ़ेंगे। ऐसा बोलो, 5-5 10-10 मिनट करके ना आधा घंटा पढ़े आराम से खिंच जाएगा। उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक ले लो। इस तरह से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, इस तरह से अपना मतलब जो भी आपका शेड्यूल आपने बनाया है, इस तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? ये एक थोड़ा बहुत एक छोटी-मोटी एक मोटिवेशन के टाइप में मैंने आपको बताया। बाकी आपको टेस्ट सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रखनी है, टेस्ट सीरीज़ से मत अवॉइड करो। हमारा दिमाग अभी भी कह रहा होगा कि भाई तेरे नंबर कम आने वाले हैं, तू टेस्ट सीरीज़ को छोड़ दे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मस्त नंबर आएँगे, बहुत बढ़िया नंबर आएँगे। बस अपनी टेस्ट सीरीज़ दो, अभी से ही दो, उसको बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है? और हमेशा हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, मेरा क्लियर हो जाएगा। चाहे आपका होगा या नहीं होगा, वो बाद में देखेंगे, पर यही सोच के पेपर में बैठने के लिए जाना कि हाँ, मेरा ही क्लियर होगा और किसी का होगा या नहीं होगा। जो क्वेश्चन मुझे आता है ना, मतलब या जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, वो किसी से नहीं हो रहा होगा, ठीक है? और जो मुझे आता है, वो मुझे ही आता है। ऐसा सोच के पेपर को देना है आपको। इस तरह से प्रिपरेशन कर दो कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, तो वो किसी से नहीं हो रहा होगा, ठीक है? चाहे वो क्वेश्चन किसी से हो भी रहा हो, पर आपको अपने दिमाग को इस तरह से सोच लेना है, आपको इस तरह से बिल्कुल बना लेना है अपने आप को। स्ट्रॉन्ग बना लो अपने आप को इस तरह से, ठीक है? और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, उन सबको रिवाइज़ करो। यही सब कुछ चीज़ें थी मतलब बेसिकली आज लास्ट के 30 डेज़ के लिए। और बिल्कुल अपना मोटिवेट रहना और किसी को अगर मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ चाहिए होंगे, तो मेरे शॉर्ट नोट्स भी आप मुझसे ले सकते हो। मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको शॉर्ट नोट्स मेरे दे दूँगा, ठीक है? मैंने अपना जो भी टेलीग्राम वगैरह की डिटेल वगैरह ये सब मैंने अपनी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस के अंदर डिस्कस की हुई है। तो आप वहाँ जाके भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे मैंने खुद के अपने शॉर्ट नोट्स भी आप सबको दिखाए हैं। तो आप वो भी जाके देख लेना, अगर किसी को मेरे शॉर्ट नोट्स देखने हैं तो। तो अब बात कर लेते हैं। तो अनअकैडमी पे अगर आप अनअकैडमी की वेबसाइट या फिर ऐप पे अगर आप जाके मेरा नाम सर्च करते हो शुभम बंसल, तो आपको वहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, जहाँ पे आपको ये मेरी फ़ोटो नज़र आएगी, ठीक? तो आप वहाँ पे जाके मुझे फ़ॉलो कर लो और वहाँ पे क्योंकि मैंने अब तक टोटल 7 स्पेशल क्लासेस ले लिए, ठीक है? 7 स्पेशल क्लासेस कंप्लीटेड है मेरी वहाँ पे। आप इनको जाके ज़रूर देखना, ये स्पेशल क्लासेस फ्री होती है, ठीक है? यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक टॉपिक बताए हुए हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई है। जैसे 3 टॉपिक्स तो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर गेट एंड ईएसई, एक लास्ट के 3 मंथ की स्ट्रेटेजी थी, अब तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक गेट के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने, क्या एक जनरल स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगर कोई बिगिनर है तो, ठीक है? एक मेरी वीडियो शॉर्ट नोट्स के ऊपर है, एक मेरी वीडियो टाइम टेबल के ऊपर है कि टाइम टेबल या शेड्यूल किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से बनाओ, किस तरह से फॉलो करो, ठीक है? एक मैंने बनाई थी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, जैसे मैंने आज भी काफ़ी कुछ बताया है टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है? क्या इसका एनालिसिस का प्रोसेस रहना चाहिए। खैर ये तो मैंने आज की वीडियो में बहुत सारा कुछ ढंग से बता दिया है। और एक में था डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने डाउट्स पूछे थे और आई होप आपको लोगों के भी कुछ इस तरह के डाउट भी होंगे, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? और आपको मेरी स्पेशल क्लासेस के लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, आप वो भी जाके देख सकते हो। आप हमारा अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी एमई गेट करके टेलीग्राम पे चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारी क्लासेस के अपडेट मिल जाएँगे, जो भी कोई टेस्ट हो रहा है, कोई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो रही है, हर तरह के अपडेट्स आपको, कोई भी नया एजुकेटर की वीडियो आने वाली है, वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेंगे। तो आप इस चैनल को भी जाके जॉइन कर लो। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी आ जाओ।
ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अनअकैडमी में 2 तरह का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। प्लस के कुछ फीचर्स की मैं बात कर लेता हूँ। प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा, क्रैश कोर्सेज अवेलेबल होंगे, रहेंगे इम्प्रूवमेंट बैचेज रहेंगे और इन सब का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, ठीक है। आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगा पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपका कोई भी डाउट है, आप उससे आप उस वो डाउट आप उस पर्सनल कोच से पूछ सकते हो, ठीक है। 1-to-1 गाइडेंस रहता है आपको डेडिकेटेडली, ठीक है। और एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। जो भी आपका कोई भी टेक्निकल डाउट है, आप वो टेक्निकल डाउट वहाँ पे एक ग्रुप है, वहाँ पे आप पोस्ट कर दो, आपके डाउट की सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको एक प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। आपकी टेस्ट की एक पर्सनलाइज्ड एनालिसिस करवाई जाती है, स्टडी बूस्टर सेशंस लिए जाएंगे, एक स्टडी प्लानर आपको बना के दिया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स रहेंगे आपको आइकॉनिक के। अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन के प्राइस की, तो अनअकैडमी में 2 तरह का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। तो प्लस में 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा 32,450 रुपीज़ का, और आइकॉनिक का 12 मंथ का पड़ेगा 56,450 रुपीज़ का। अगर मैं बात करूँ तो अगर उसकी ईएमआई की बात करता हूँ तो 12 मंथ का 4,704 रुपीज़ पर मंथ, और आई प्लस वाला 12 मंथ का 2,704 रुपीज़ पर मंथ, ये आपकी ईएमआई पड़ेगी। अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर लेते हो एस बंसल 10, दोनों के अंदर एप्लीकेबल है, प्लस में भी आइकॉनिक में भी, जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वहाँ पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई प्लान कर रहा है सब्सक्रिप्शन लेने की, अगर आपका कोई दोस्त या फिर आप अगर प्लान कर रहे हो, तो आप जाके मेरा कूपन कोड अप्लाई करना, आपको 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। दोबारा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो कि 2 जनवरी से शुरू होगी। 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये टेस्ट सीरीज रहेगी, जहाँ पे हर संडे आपको एक बिल्कुल मॉक टेस्ट आपका होगा गेट का, जहाँ पे बिल्कुल गेट जैसा आपको एक टेस्ट बना के दिया जाएगा। इस टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं उन्होंने डिजाइन किए हैं। साथ ही में आपको इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक पूरी प्रॉपर एनालिसिस भी मिलेगी, आपके क्या वीक एरियाज हैं, क्या आपका परफॉर्मेंस किस तरह से हो रहा है आगे हर टेस्ट में। तो सारे एनालिसिस आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा। हर संडे को हमारा टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल गेट जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, तो जरूर जाके इसको ज्वाइन करना, फ्री है ये। फटाफट जाके इसको एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में आपको सारी जगह टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आप सबको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो, और अगर आप सबको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आ रही हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। और जो भी इस कोई भी पीडीएफ है और जितने भी मेरी स्पेशल क्लासेस के लिंक है, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके आप उन सबको देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड गुड नाइट टू ऑल, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हैप्पी ताकि योर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम विच इज मोस्ट लाइकली टू बी हेल्ड ऑन 13 February। देखते हैं पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, बाकी जैसे भी होता है फिर हम आगे उसी हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू अगेन वीडियो से जुड़ने के लिए।